नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? ये पहले कंफर्म कर लिया करें, क्योंकि लाइव क्लास में ये ज़रूरी होता है कि आपको हमारी आवाज़ सुनाई दे रही कि नहीं, ये हमें आप बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मोल। ये बहुत ही अनिवार्य टॉपिक है आपके लिए। जो भी बच्चा 11th से 12th की तरफ जा रहा होगा, अगर उसने मोल नहीं पढ़ा है तो समझ जाइए कि उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मोल को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मोल होता क्या है? मोल शब्द में अजीब सा लगता है, पर बताता हूँ मैं आपको मोल है क्या चीज़। पूरी शब्दों को समझते हुए चलना है। मोल को जानने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो भी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहली बात आता है मोल। मोल बड़ा सिंपल सा एक शब्द लगता है, पर समझें हम इसके अंतर्गत छोटी सी बात को जानना जरूरी है। एक है परमाणु क्रमांक और परमाणु भार। यहाँ पर परमाणु भार जानना जरूरी है, यानी आणविक द्रव्यमान जो मैंने पिछले क्लास में कराए हैं वो जानना जरूरी है। तो कुछ तत्वों का परमाणु द्रव्यमान है वो आपको याद होना चाहिए। जैसे यहाँ पर करूँगा इनके हाइड्रोजन 1 कार्बन 6 12, नाइट्रोजन 7 14, ऑक्सीजन 8 16, सल्फर 16 32। इस तरह से इन परमाणु क्रमांक को, परमाणु भारों को याद रखना है। जो तत्वों का लिस्ट मैंने कल की क्लास में कराया था वो लिस्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आप ये जानिए। दूसरी ज़रूरत की चीज़ है इसमें, वो है आणविक द्रव्यमान। ये है परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार, एटॉमिक मास, और ये जो नीचे लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास को हम ए से दर्शाते हैं, परमाणु भार, और एटॉमिक नंबर को परमाणु क्रमांक यानी कि जेड से दर्शाते हैं। ये आप जान चुके हैं कल की क्लास में। आज की क्लास में क्या खास है कि ये चीज़ें अब आपके नॉलेज को आगे बढ़ाएगा, आगे ले जाएगा। चलें, कठिन कुछ नहीं है बेटा, डरना कुछ नहीं। चलिए मोल की तरफ चलते हैं। मोल होता क्या है, मोल क्या है, इस बारे में हम पूरी जानकारी लेते हैं। एक शब्द है, इसको समझिए थोड़ा सा। आपने सुना होगा दर्जन। सैकड़ा, कोरी। ये क्या चीज है? संख्या की इकाई है। दर्जन, जैसे किसी ने कहा 1 दर्जन, इसका क्या मतलब हुआ? 1 दर्जन का मतलब होता है 12। हम 12 की यूनिट को 1 दर्जन कहेंगे। 12 दूनी 24 हुआ तो 2 दर्जन हुआ, या 2 दर्जन मतलब 12 दूनी 24, 24 को 2 दर्जन कहेंगे। ऐसे ही सैकड़ा, एक सैकड़ा 100 की संख्या को कहते हैं। तो 2 सैकड़ा मतलब 200 हो गया। एक कोरी, कोरी क्या है? कोरी 20 की संख्या को कहते हैं। ये इस शब्द को जानते हैं, तो वैसे ही मोल शब्द को इन्हीं के साथ लेकर चलिए। मोल भी एक निश्चित नंबर की इकाई है। जैसे निश्चित संख्या 20 को हम एक कोरी कहते हैं, तो दर्जन जैसा है वैसे ही मोल भी होता है। छोटे कणों के लिए मोल का उपयोग किया जाता है उसकी संख्या बताने के लिए। तो एक मोल बराबर होगा 6.022 इंटू 10⁻23। इतनी संख्या को हम एक मोल कहेंगे। इसका मतलब हुआ 2 मोल क्या होगा, 3 मोल क्या होगा, इसके बारे में भी बात करते हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान रखना, मोल का प्रयोग कब करते हैं ये ध्यान रखना। दर्जन का प्रयोग कब करते हैं? जैसे केला लेना है तो 1 दर्जन केले दे दो, 2 दर्जन केला दे दो, जो बड़ी चीज़ है उसके लिए दर्जन। थोड़ा छोटा हो गया नींबू, सैकड़ा, 1 सैकड़ा नींबू दे दो। ऐसे ही सहस्त्र, तो छोटे और छोटा होगा तो वो सहस्त्र, यानी कि हम सहस्त्र का मतलब 1000 होता है। ऐसे और भी छोटा होगा। तो हर एक इकाई जो छोटी होगी, छोटे कणों की संख्या को ज्ञात करने के लिए मोल का उपयोग करते हैं। तो यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे मोल का प्रयोग
मोल का प्रयोग सूक्ष्म कणों मोल का प्रयोग सूक्ष्म कणों को ज्ञात करने में किया जाएगा। किसको? सूक्ष्म कणों को। सूक्ष्म कण क्या हो सकते हैं बेटा? परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, आयन हो सकते हैं, की संख्या सूक्ष्म कणों की संख्या दर्शाने के लिए किया जाता है। ध्यान रखेंगे, मोल का प्रयोग सूक्ष्म कणों की संख्या को दर्शाने के लिए किया जाता है। बड़ी चीज़ों को दर्शाने के लिए आप दर्जन का प्रयोग कर लीजिए, कोरी का प्रयोग कर लीजिए, लेकिन जब बहुत ही छोटे, थोड़ी सी मात्रा में बहुत सारे कण आ जाएं, जैसे अणु है, परमाणु, आयन है, तब इसके लिए उपयोग किया जाता है। अब यहीं पर इन बातों को दर्शाने के लिए मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। जैसे मैंने कहा 1 दर्जन केला, इसका क्या मतलब हुआ? मोल का भी मतलब ऐसे समझ में आएगा। 1 दर्जन केला, इसका क्या मतलब हुआ? 1 गुणा दर्जन का मतलब होता है 12 केले, यानी 12 केले, यही अर्थ हुआ। 2 दर्जन केले का मतलब क्या हुआ? 2 दर्जन केला का मतलब क्या हुआ? 2 गुणा 12 केले। दर्जन का सीधा सा मतलब होता है 12, तो इसका मतलब है 2 गुणा 12 यानी कि कितना हुआ? 24 केले। अब आपको समझ में आ गया होगा केले। इसी तरह से अगर मैं 3 दर्जन केले बोलूं तो क्या मतलब हुआ? 3 दर्जन केले का 3 गुणा 12, 3 दर्जन, 3 गुणा 12, 12 दर्जन को 12 कहते हैं केले। इसका मतलब हुआ 3 गुणा 12 यानी कि 12 केले, यानी 3 गुणा 12 केले मतलब कितना हो? 3 गुणा 12 यानी कि 36 केले हो गया, 36 केले हो गए। बात तो आपको समझ में आ गई होगी क्या मतलब हुआ। अब यहीं पर अगर आप चलते हो, थोड़े से आगे बढ़ते हो, तो कुछ बातें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वो क्या है जरा समझेंगे कि अगर मैं 1 मोल परमाणु कहता हूं, इसका मतलब क्या हुआ? 1 मोल का मान कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु। इसका मतलब कितना हुआ? इनसे को मल्टीप्लाई किए तो 1 गुणा 6.022 मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु में। इतनी सारी परमाणु हैं 1 दर्जन में, 1 मोल में। अगर मैं 2 मोल कहता हूं तो क्या मतलब हुआ? अर्थ को समझने के लिए ये लाइनें मैं आपके लिए लिख रहा हूं कि इसका अर्थ समझिए, मोल का अर्थ समझिए, जो कठिन नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, यह जानना जरूरी है। तो यहां पर है इतनी परमाणुएं, मतलब क्या हुआ? 2 गुणा 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणुएं। तो क्या निकला? अब इसको गुणा करेंगे तो भाई ये घातांक वाले मान से कभी गुणा नहीं होता ना कोई चीज़। तो क्या हुआ? 2 दूनी 4, 4 4 0 और ये हो गया कितना? 6 दूनी 12, तो कितना हो गया?
12.044 गुणा 10⁻23 परमाणु है। ये हुआ बेटा मोल का मतलब समझ गया। मोल एक निश्चित इकाई को दर्शाता है, मोल एक निश्चित संख्या को दर्शाता है, तो मोल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से मैं अगर आपसे पूछूं 3 मोल परमाणु कितना होगा, तो क्या बोलोगे? 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 3, तो मतलब क्या हो? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 0 और ये 6 तिया 18, तो मतलब हुआ 18। मैं यहाँ पर पूरा लाइन लिख देता हूँ। 3 गुणा मोल, मोल का मान कितना हुआ? 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु है। तो परमाणुओं अणुओं की संख्या को, आयनों की संख्या को दर्शाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कितना हुआ? 18.066 इंटू 10⁻23 परमाणु है। अब अपने कॉन्सेप्ट को साफ सुथरा कर लीजिए कि एक्चुअली मोल है क्या चीज़। दिमाग में बैठा हुआ है मोल यार एकदम बाहरी चीज़ है, भारी भरकम चीज़ होगी, इसीलिए हमने मोल को समझ नहीं पाए होंगे, हमारे टीचर नहीं समझा पाए होंगे या हमने नहीं समझा, ये सोच के हमने मोल को छोड़ दिया। न परमाणु क्रमांक याद करना मुश्किल है, न परमाणु भार याद करना मुश्किल है, न मोल को समझना मुश्किल है। इतना समझ लिए मोल एकदम क्लियर। मोल एक निश्चित संख्या को दर्शाता है। इस संख्या को हमने क्या कहा था? इस संख्या को कहते हैं, याद रखना, इस संख्या को क्या कहते हैं याद रखना, 6.022 इंटू 10⁻23। कई जगह पे हम लोग 23 भी लिखते हैं, यहाँ पर 6.023 लिखते हैं। यहां पर गलती से 22 नहीं कर सकते ना, यहां पर 23 22 जो भी लिखना लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर 22 नहीं कर सकते, 23 ही करेंगे। यहां पर दोनों कर सकते हैं। 6.022 इंटू 10⁻23 को एवोगैड्रो संख्या कहते हैं, को एवोगैड्रो संख्या, एवोगैड्रो संख्या को Na से दर्शाते हैं, Na कहते हैं। याद रखेंगे इस बात को। यह हुआ आपका मोल से संबंधित एक छोटी सी जानकारी जो आपको जानना था। अब आगे बढ़ते हैं, मोल की परिभाषाओं की तरफ चलेंगे। मोल को किस किस तरह से परिभाषित किया जा सकता है? मैंने कहा मोल एक निश्चित मात्रा को कहते हैं। मोल को परिभाषित करेंगे, मोल को स्मॉल n से दर्शाएंगे, स्मॉल n से दर्शाते हैं। मोल पदार्थ की मात्रा की SI इकाई है। मोल पदार्थ की मात्रा की SI इकाई, SI मतलब होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। मोल किसी पदार्थ की SI इकाई है। यानी पदार्थ की मात्रा। मोल इज अ यूनिट, SI यूनिट। मोल इज अ SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। दूसरा है, मोल की परिभाषा दूसरे तरह से कह सकते हैं। दूसरी तरह से क्या कहेंगे? मोल एक निश्चित मात्रा को प्रदर्शित करता है। मोल एक निश्चित मात्रा को दर्शाता है। यानी मोल, अब बात होता है कि मोल का संबंध किनसे है? मोल का संबंध, मोल स्मॉल n का संबंध 3 बातों से होता है। एक है पदार्थ के द्रव्यमान से है, दूसरा है कणों की संख्या से है, और है तीसरा है गैस के आयतन से है। मोल का संबंध 3 बातों से है, और ये 3 बातों से है, तो मैं तीनों के लिए मैं एक फॉर्मूला आपको लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अर्थात पहली बात कहा गया कि मोल को हम किससे दर्शाएं? स्मॉल n से। तो स्मॉल n इज इक्वल टू पदार्थ के द्रव्यमान से है तो W/m। दूसरा पदार्थ की कणों की संख्या से है तो n इज इक्वल टू
एन नॉट बाई एन ए, और तीसरा है n इज इक्वल टू v बाई 22.4। यहां क्या क्या चीज मैंने लिया है उसे बता देता हूं। यहां पर समझेंगे n क्या चीज है। n है मोल, w है पदार्थ का द्रव्यमान। जिस पदार्थ की मोल के बारे में बात कर रहे हैं, मोल निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो यह पदार्थ का द्रव्यमान है। तीसरा है कैपिटल M, पदार्थ का अणुभार, आणविक द्रव्यमान। बहुत आसान है बेटा, याद कर। देखो क्या हो, 3 फॉर्मूला हम याद कर सकते हैं कि नहीं, ये पहले सोचिए। पहला n इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम, दूसरा n इज इक्वल टू n नॉट बाई एन ए, और तीसरा है n इज इक्वल टू v बाई 22.4। ये 3 फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और 3 छोटे छोटे फॉर्मूले अगर याद नहीं होंगे तो हम पूरे विज्ञान को नहीं पढ़ पाएंगे, विज्ञान के न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। इन 3 चीजों को समझना बहुत जरूरी होता है, याद रखना। मोल कॉन्सेप्ट में ये बातें बहुत जरूरी है हमारे लिए। अब n नॉट है पदार्थ की कणों की संख्या। जो भी पदार्थ लिया जाएगा, पदार्थ की कणों की संख्या। मैंने कण शब्द को समझाया है कि कण क्या है। कण होता है परमाणु, अणु या आयन। कण शब्द को समझाया, परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। फिर है Na, n है एवोगैड्रो संख्या। एवोगैड्रो संख्या यानी कि इसका मान तो आप जान चुके हो, याद रखना चाहिए हमेशा। 6.022 इंटू 10⁻23। इसके बाद आता है V, गैस का आयतन। गैस का आयतन, गैस का आयतन है, और वो किस में, लीटर में। 1 लीटर गैस, 2 लीटर गैस, 3 लीटर गैस के बारे में बात करें। गैस का आयतन लीटर में, एनटीपी पर, ये भी ध्यान रखना। एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर कहा जाता है 0 डिग्री सेल्सियस तापमान, और नॉर्मल प्रेशर कहा जाता है 1 वायुमंडलीय दाब। तो इसलिए कहा गया नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर है कितना बोला, 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन, और प्रेशर है 1 वायुमंडलीय। बस इस बात को ध्यान रखें, नहीं लिख रहा हूं, आप लिख लीजिएगा मैं जो बोल रहा हूं। फिर आता है आपके पास, बाकी सारी चीज़ें हो गई, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं उनको आप नोट कर सकते हैं। एनटीपी का मतलब अगर आप भूल जाएं तो मैं यहां पर आपके लिए बता देता हूं, याद रखना चाहें तो। एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी टेम्परेचर जो होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 यानी कि 273 केल्विन में। डिग्री सेल्सियस में केल्विन 273 जोड़ेंगे तो वैल्यू हो जाता है केल्विन में। और प्रेशर P प्रेशर है, प्रेशर होगा 1 atm, 1 वायुमंडलीय। बहुत सारी जानकारी आपको एक एक करके मिल रही है। क्या आपने इन सारी चीज़ों को 11th में पढ़ा है?
नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ना होगा, ताकि हम फिजिकल केमिस्ट्री को समझ सकें अच्छे से। तो मोल के बारे में आपको पता चल गया। मोल क्या है? पदार्थ की एक निश्चित मात्रा की इकाई है। एक निश्चित मात्रा को ही हम मोल कहते हैं। वो निश्चित मात्रा है 6.022 इंटू 10⁻23। मोल का संबंध 3 बातों से है, द्रव्यमान, संख्या और आयतन से। द्रव्यमान के साथ संबंध है मोल बराबर W/m, मोल बराबर N0/Na और मोल बराबर होता है V/22.4। ये चीज़ें आप एकदम रट घोट डालिए, एकदम अच्छे से कर डालिए, अच्छे से मेहनत करिए। अगले क्लास में जाने से पहले ये बात एकदम क्लियर कर लीजिए, ताकि आपका अगला क्लास ज़्यादा बेहतर हो सके, मज़ेदार हो सके। क्या ये आपको समझ में आया? अब मैं इन 3 बातों को लेकर के 3 बड़ी बातें कहना चाहूँगा, ध्यान सुनिए। ये इतना ही है मोल, भाई मोल इतना ही है। किसी ने पूछा मोल क्या है, तो आप बोलना पदार्थ की मात्रा की इकाई को मोल कहते हैं। किसी ने पूछा मोल क्या है, तो ये परिभाषा में कुछ भी परिभाषा लिख सकते हैं, पदार्थ की एक निश्चित मात्रा को मोल कहते हैं। अगर मोल की परिभाषाओं के डीप नॉलेज की तरफ जाना है, उसकी परिभाषाओं की तरफ जाना है, तो हम जाएंगे। लेकिन मोल का एक सिंपल बातें आप ध्यान रखें। मोल है पदार्थ की एक निश्चित मात्रा को मोल कहते हैं, एक निश्चित संख्या को हम मोल कहते हैं, जो कि एवोगाड्रो संख्या होती है, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 को हम मोल कहते हैं। मोल के 3 फॉर्मूले का संबंध को आप याद रखिए। संबंध है क्या, आपको याद रखना है, वो मैंने अभी बताने हैं, बता दिया है मैंने ये। तो अब 3 बातें हमारे पास है, तो तीनों बातों को आधार मान करके हम चलना है। चलिए मैं तीनों बातों को बढ़िया से समझाता हूं एक बार और अच्छे से। पहली बात है कि n इज इक्वल टू आपके पास होता है W/m। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि यदि मैं ये कर दूं, n इज इक्वल टू 1 कर दूं, तो मुझे ये पता चल रहा है भैया कि द्रव्यमान जो है अणुभार के बराबर है। अर्थात मोल संकल्पना की तरफ जाएंगे। मोल संकल्पना, मोल कॉन्सेप्ट। मुझे ये नहीं पता है कि 11th से पढ़ने वाला बच्चा बिना 11th में मोल पढ़े या बिना 12th में मोल को जाने, वो कैसे 12th को पढ़ के निकलता है, क्योंकि उनको तो आगे भी पढ़ना होगा ना साइंस को। तो इसलिए ध्यान रखो कि आप अपनी क्वालिटी में मोल को शामिल जरूर करिए। फिलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं, मोल संकल्पना की तरफ हम जा रहे हैं, मोल कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं। पहली बात है, इससे क्या सिद्ध होता है? इससे सिद्ध होता है कि किसी पदार्थ का 1 मोल, मतलब मोल की मात्रा को 1 कर दिया, तो किसी पदार्थ का 1 मोल कितना होता है? उसके अणुभार के बराबर होता है, यानी आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है। तो क्या हुआ? पहला ये हुआ, किसी पदार्थ का 1 मोल मोल संकल्पना ये कह रहा है कि किसी पदार्थ का 1 मोल उसके आणविक द्रव्यमान के किसी पदार्थ का 1 मोल उसके आणविक द्रव्यमान के द्रव्यमान के बराबर होता है। किसी पदार्थ का 1 मोल उसके आणविक द्रव्यमान के द्रव्यमान क्या होता है बेटा? m के द्रव्यमान यानी कि W के बराबर होता है। अर्थात 1 बराबर, अर्थात n बराबर W/m, ये फॉर्मूला होगा। यदि मैं इसको सॉल्व करूं, n इज इक्वल टू 1,
तो N इज इक्वल्स टू W बाई M, अर्थात W इज इक्वल्स टू M। चलिए दूसरी बात कहता हूं, हम इसको छोटे से और दूसरे तरह से बोल सकते हैं। किसी पदार्थ के 1 मोल में उसका द्रव्यमान, दूसरे तरह से लिख सकता हूं मैं इसको ऐसे बना लिख करके, किसी पदार्थ के 1 मोल में एक मोल का द्रव्यमान कर दूं, 1 मोल का द्रव्यमान यानी W उसके आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है। दूसरी बात है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था N इज इक्वल्स टू N नॉट बाई NA। यदि हम कहते हैं 1 मोल कितना है तो N इज इक्वल्स टू 1 मोल, ये कितना होता है, तो हम कह सकते हैं 1 इज इक्वल्स टू N नॉट बाई NA। तो N नॉट बराबर Na के बराबर हुआ। तो क्या कह सकता हूं, किसी पदार्थ में उनके कणों की संख्या यदि 6.022 इंटू 10⁻23 है तो वो 1 मोल होगा। यानी यहां पर देख रहे हो एवोगैड्रो संख्या के बराबर अगर संख्या है तो वो 1 मोल होगा, ये अर्थ निकल रहा है। तो हम कह सकते हैं किसी पदार्थ में सिक्स 6.022 इंटू 10⁻23 कण उपस्थित हो तो वह 1 मोल होगा। सिद्ध कर देते हैं, चलिए। अर्थात मोल बराबर N नॉट बाई NA। तो यदि N की मोल की संख्या 1 है तो 1 बराबर N नॉट बाई NA, तब हमारे पास क्या हुआ N नॉट बाई NA। मैं इस चीज़ को यहाँ पर ले करके आपको इसकी परिभाषा जनरेट करवा रहा हूँ और जो परिभाषा बनेगा उसको सिद्ध भी कर रहा हूँ। तो ये जरूरी नहीं कि ऐसे पूरी चीज़ों को आपको करना, बस इतना ध्यान रखना है। ये कुछ बातें जो मैंने पिछले पढ़ा है उनका ध्यान रखना है। इसके अर्थ कॉन्सेप्ट क्या है पूछते हैं कुछ बच्चे, तो वही है मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बात यही हुई है। चलिए साहब आगे देखते हैं तीसरी बातें। तीसरी बात में क्या लिखा हुआ ज़रा समझें। तीसरी बात में आपने क्या पढ़ा है, N इज इक्वल्स टू V बाई 22.4। इसका मतलब हुआ कि यदि मैं N की वैल्यू को 1 ले लूं तो क्या होगा, V इज इक्वल्स टू हो जाएगा 22.4 लीटर। इसका मतलब हुआ NTP पर किसी गैस के 1 मोल में 22.4 लीटर NTP पर किसी गैस का के 1 मोल का आयतन, 1 मोल का आयतन लिख देता हूँ, 1 मोल का आयतन के 1 मोल का
आयतन 22.4 लीटर होगा। ये कहानी है इसके, अर्थात n इज इक्वल टू n नॉट बाई n a। यदि हम मान लेते हैं n इज इक्वल टू 1, तो 1 इज इक्वल टू n नॉट बाई n a, तब हमें मिलेगा n नॉट बराबर n a के बराबर, अर्थात n नॉट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर, क्योंकि इसका मान कितना होता है, इतना होता है। तो ये तो हुआ कुछ बातें। हमने पूरी कोशिश करेंगे कि आपका जो बेसिक है वो बेसिक की तरह रहे और बेसिक भी अच्छे से समझ में आए, ताकि आगे जाके आपको किसी तरह का डर ना हो। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हमारा 11th ही ठीक नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे, हम 11th पहले पढ़ेंगे फिर 12th पढ़ेंगे। भैया आप 11 नहीं पढ़ पाए, नहीं पढ़े तो क्या बिगड़ गया? अब तो मैं यही कहूँगा, लेकिन अगर 11 पढ़ना ही था तो 11 भर करे क्या आपने? उस टाइम क्यों ध्यान नहीं आया, उस टाइम क्यों नहीं सोचे? ये ज़रूरी बात समझ लो। तो 11th के टाइम पे अगर 11 नहीं समझे, 11th के टाइम पे 11 नहीं पढ़े, तो अब मौका है पढ़ लो 11th की इन बातों को, ताकि 12th आपका बेहतरीन हो जाए। चलिए साहब, तो 3 बातें, n इज इक्वल टू w, n इज इक्वल टू n नॉट बाई n a, n इज इक्वल टू v बाई 22.4। ये 3 बातें आपको याद रहनी चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं। मोल की एसआई इकाई के बारे में बात करता हूं। मोल की एसआई परिभाषा। कुछ लोग पूछेंगे भाई मोल की परिभाषा क्या है, तो एकदम सिंपल से एक परिभाषा बता रहा हूं। यह अंतरराष्ट्रीय मोल का मानक अंतरराष्ट्रीय परिभाषा भी कह सकते हैं। मोल का मानक अंतरराष्ट्रीय परिभाषा। अंतरराष्ट्रीय परिभाषा। सिंपल से एक परिभाषा बोला गया, इस बात को ध्यान देना। कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 मोल होता है। कार्बन 12 पर कार्बन 3 प्रकार के, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित उनके परमाणुओं की संख्या को 1 मोल कहते हैं। यह है जवाब। हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा। हमने मोल के 3 फॉर्मूले, मोल का सूत्र आपको याद आया कि नहीं आया? मैं बार बार बोल रहा हूं, मोल का सूत्र, मोल के 3 सूत्र, N इज इक्वल टू W बाई M, याद हो गया? बोलो यस। दूसरा
एन नॉट बाई एन ए, बोलो याद हो गया? यस बोलो, यस। तीसरा V बाई 22.4। ये मोल के 3 फॉर्मूले हैं। इन तीनों फॉर्मूलों को आपको याद रखना होगा। अगर आपने याद नहीं किया है तो फंस जाएंगे। बोलिए, क्या मोल की तीनों परिभाषाएं आपने याद कर लिए? हाँ कि ना? हो गया? चलो, मोल के तीनों फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। ठीक है, मोल के 3 फॉर्मूले याद हो गए तो आप देखिए फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2 एंड फॉर्मूला नंबर 3। क्या आप ये 2 फॉर्मूलों को मिला सकते हैं? पहले फॉर्मूले में n का मान w बाई m है तो इस जगह पर रख सकते हो, तो हमारा फॉर्मूला नंबर 4 बन जाएगा w बाई m इज इक्वल्स टू n नॉट बाई n a। भी तो बन सकता है क्योंकि n का मान क्या है? w बाई m। n का मान w बाई m, तो ये 5वां फॉर्मूला भी बन सकता है। क्या होगा? w बाई m इज इक्वल्स टू v बाई 22.4 भी तो हो सकता है। 6वां फॉर्मूला भी बन सकता है, n इज इक्वल्स टू ये भी होता है, तो n नॉट बाई n a इज इक्वल्स टू v बाई 22.4 भी हो सकता है। तो एक दूसरे के साथ देखें तो 6 फॉर्मूले आपके पास नजर आ रहे हैं। मतलब यह है कि एक दूसरे का साथ संबंध भी हो सकता है। तो ये रटने की जरूरत नहीं है, ये याद है ना? बस इतने 3 फॉर्मूले में खेल खेलेंगे। चलिए बच्चों, अब मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोल की फॉर्मूले कैसे बनाते हैं, उनको कैसे सॉल्व करते हैं, ये देखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आ रहा है, प्रश्न आ रहा है, वो ये है, 5 ग्राम कास्टिक सोडा के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। पांच ग्राम कास्टिक सोडा के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहले अगर आपको न्यूमेरिकल बनाने नहीं आता तो केमिस्ट्री का सबसे पहला न्यूमेरिकल कह सकता हूं, यानी केमिस्ट्री का शुरुआती न्यूमेरिकल अगर कह सकता हूं तो यहां से शुरू होगी। अणुभार निकालना एक सबसे शुरुआत न्यूमेरिकल हुआ। अणुभार निकालने के बाद दूसरी शुरुआत न्यूमेरिकल मोल से संबंधित है। अगर मोल नहीं आया तो आप विलियन नहीं पढ़ पाएंगे, ना मोलरता समझ में आएगा, ना मोललता समझ में आएगा, ना नॉर्मलता समझ में आएगा, ना कोई न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएगा। इसीलिए यहां से शुरुआत करते हैं। चलो कैसे हल करोगे प्रश्न, चलो सॉल्व करते हैं। पहले प्रश्नों को समझो। लिखा है 5 ग्राम कास्टिक सोडा के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न को 2 बार पढ़ो। 5 ग्राम कास्टिक सोडा के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तीसरे बार पढ़ो, 5 ग्राम कास्टिक सोडा के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुछ दिमाग में क्लियर हो रहा होगा। 5 ग्राम कास्टिक सोडा है के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। 3 बातें दी गई हैं। पहला, द्रव्यमान दिया गया है। द्रव्यमान 5 ग्राम, द्रव्यमान को W से दर्शाते हो, कितना ग्राम? 5 ग्राम। दूसरा, किसका द्रव्यमान दिया है? कास्टिक सोडा का। यह पदार्थ हमारे पास दिया गया है, पदार्थ है कास्टिक सोडा, पदार्थ है कास्टिक सोडा। अगर कास्टिक सोडा का फॉर्मूला नहीं पता है तो यह आज याद कर लीजिए, कास्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है NaOH। फिर क्या बोला है? मोलों की संख्या ज्ञात करना है। उन्होंने बोला ज्ञात करना है मोलों की संख्या। किसका? कास्टिक सोडा का। पदार्थ का ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो पदार्थ क्या है? कास्टिक सोडा है, तो मोल ज्ञात करना है। मोल ज्ञात करना, मोल को स्मॉल n से दर्शाते हो, मोल ज्ञात करना है। क्या द्रव्यमान और मोल के बीच में कोई फॉर्मूला आपको याद आ रहा है, कोई सूत्र याद आ रहा है? बोलिए, अगर सूत्र याद आ रहा है तो सूत्र बता दीजिए। बहुत आसान होता है कोई चीज कैलकुलेट करना, सूत्र बता दीजिए। सॉल्व कर रहे हैं। दिया गया था, दिया गया है,
गिवन है हमारे पास, द्रव्यमान दिया है और कास्टिक सोडा दिया है। कास्टिक सोडा का द्रव्यमान दिया है 5 ग्राम। क्या ये इसका फॉर्मूला आपको याद आ रहा है? बोलो फॉर्मूला। द्रव्यमान और एन के बीच का फॉर्मूला आपको याद नहीं है? अभी तो रटवाया हो यार 3 फॉर्मूला। एन इज इक्वल, चलो इसमें से कौन सा फॉर्मूला है इसके साथ संबंध? एन इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम, एन इज इक्वल टू एन नॉट बाई एन ए, और n इज इक्वल टू वी बाई 22.4। बताओ ये दोनों के बीच का संबंध वाला फॉर्मूला कौन सा होगा? यानी दोनों होना चाहिए उस फॉर्मूले में। इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, ये भी है, ये भी है। यानी कि ये फॉर्मूला हमारा काम का है। तो n इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम। न्यूमेरिकल बनाने नहीं आता है। हम कहते हैं कि हमें मैथ्स आती है, बहुत मैथ्स में हम होशियार हैं। नहीं है भाई हम होशियार, जब तक इस बातों को नहीं समझेंगे। चलिए साहब आगे बात करता हूं। हमें n निकालना है, ठीक है। w का मान दिया है। यहां पर 1 2 3 बिंदु हैं, 3 पॉइंट्स है। 3 में 2 पता होगा तो 1 निकलेगा। जिसको नहीं पता वो तो निकालना ही पड़ेगा। तो यहां पर एक और बात हो रहा है कि कास्टिक सोडा का द्रव्यमान दिया है, कास्टिक सोडा का फॉर्मूला दिया है, तो पदार्थ दिया है, पदार्थ हमारे पास है। तो इसका अणुभार क्या होगा? अणुभार को हम दर्शाते हैं कैपिटल M से। जरूरत पड़ रही है अणुभार के इसकी। तो सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है परमाणु भार 1। मैंने कल करवाया था, पिछले क्लास देखिए आप। रोज तो नहीं पढ़ा सकते ना एक ही टॉपिक को, तो हर दिन एक प्रोग्रेस में आएंगे आप। तो यहां पर हुआ कितना हुआ? 40 AMU, इस तरह से। तो हम मान रख सकते हैं, मान रखने पर, जो मान ज्ञात है मान रखने पर, तो n इज इक्वल टू W है 5 ग्राम बटा 40। 5 एकम 5, 5 अंठे 40। कितना हो जाएगा? भाग देंगे तो भाग दिए 0.125 मोल। यही आंसर है। कितना आसान है प्रश्न। इसी तरह से सारे प्रश्नों को हल करते जाना है। प्रश्न आपके पास आ गया है। चलिए, जब तक कॉपी और पेन लेके नहीं बैठेंगे, जब तक वीडियो को पॉज और प्ले नहीं करेंगे, आप सीख नहीं पाएंगे। जब क्लास में आते हैं तो क्या कॉपी और पेन लेकर के बैठते हैं? मैंने शुरुआत में बताया था, मैं जब कह रहा हूं, कुछ बात कर रहा हूं, तो हाँ ना हाँ कुछ बोलना चाहिए। अगर नहीं बोल रहे हो तो फंसोगे। तो सब चीज जरूरी है। तो समझें, बोलना है आपको, बताना है आपको, रिस्पॉन्स करना है आपको। चलो, सेम प्रश्न मैं दूसरे रूप में लिया हूं। क्या इस प्रश्न को बना सकते हो? सोचो। अगर इस प्रश्न को बना लेते हो तो वो प्रश्न बन जाएगा। अगला प्रश्न जो आपके पास है, इनको बना के बताइए कि कैसे बनेगा कि नहीं। ये क्लास 2 दिन चलने हैं। मैं इसके लिए और भी क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। ये सारे होमवर्क है, इनको पूरा करना है आपको। अब यहां पर सवाल है कि भाई यूरिया क्या है, यूरिया का फॉर्मूला क्या है। थोड़ा गूगल करो, थोड़ा सा रिसर्च करना भी सीखो, तो आपको ये जरूरी है। तो यहां पर फॉर्मूला क्या होगा ये बताना और प्रश्नों को हल करके लाना है। तो कल, आज के बाद इसमें सारे प्रश्न होमवर्क रहेगा, तो ये होमवर्क कल सॉल्यूशन होगा नेक्स्ट डे। ये फॉर्मूला करना है। तो ओके, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। किसी दिन अगर लाइव के टाइम पे क्लास में नहीं रह पाते हो तो बाद में क्लास वो ज़रूर करें, बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।